लालच के मूल में तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि राम गोपाल बजाज के बहाने लल्लन टॉप के दर्शक थिएटर, एनएसडी, कविता और इन सब के ऊपर जो दृष्टि है, दर्शन, उस पर जाने। पर दर्शकों का चित्त छोटे बच्चों की तरह होता है। तो उसको टिकाए रखने के लिए ये लोभ आया कि मैं कुछ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़कर निकले चर्चित एक्टर और एक्ट्रेसेस जो आपके स्टूडेंट रहे हैं उनकी चर्चा करूं। और उस लालच की शक्ल ऐसी थी कि आपने आंख का जिक्र किया तो मैं एक एक करके उनका जिक्र करूं कि उनकी आंख में क्या दिखा। क्या ये एक विधान हो सकता है आगे बढ़ने का? मैं तत्काल तो नहीं कह पाऊंगा कि यह हो सकता है या वह। आप जब ये बता रहे थे तो मुझे सबसे पहले इरफान की आंखें याद आ रही थी। तलघर नाटक की उस तस्वीर का बड़ा जिक्र होता है जिसमें इरफान, आलोक चैटर्जी, मीता वशिष्ठ, वो नाटक आपने डायरेक्ट किया था? हाँ, लोअर डेप्थ 86 की बात है शायद। बताएं हमें कुछ उस बैच के बारे में, लोगों के बारे में। मैंने मोहन महर्षि के डायरेक्टरशिप के टाइम पर छुट्टी ली थी और संयोग की बात है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मोहन महर्षि का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। छुट्टी लेकर के वो वापस थिएटर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में ज्वाइन करने चले गए थे और ऑफिशिएटिंग चार्ज मुझे दे करके 1986 और ये बात कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरी थी। उस समय के जो भी रंगमंच के या कि यहाँ के गुरु लोग थे या जो पावर में थे, मुझे इस सब का ध्यान भी नहीं था। और बाद में इस बात पर वो काट दिया गया था कि मोहन महर्षि ने साइन करते वक्त कि दैट ऑफिशिएटिंग चार्ज शुड बी गिवन टू राम गोपाल बजाज, उन्होंने जो डेट लिखी थी उस डेट में महीना, पिछले महीना जो प्रैक्टिस होती है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 जनवरी 1930 या ये, तो अभी नया साल लिखने की आदत आते आती है, तो पिछले महीने की ही डेट डाल दी थी, तो टेक्निकली गलत हो गया ना साइन। तो इस आधार पर वो खारिज किया गया था। बहरहाल मुझे काफी अच्छे स्टूडेंट थे उस दौरान। सीमा विश्वास भी थी मेरे ख्याल से। हाँ, सीमा विश्वास रही। हाँ, सीमा विश्वास 84 बैच की थी, आसाम की थी। और सीमा ने एक काम मेरे से करवाया क्या, उसके लिए, उसके कारण मुझे सूझा कि ये शायद तरीका हो सकता है, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़की थी। और उसने कहा, बज्जू भाई मैं सीखना चाहती हूँ, तो हिंदी बोलने के लिए कोई तरीका बताइए ना कि मैं जल्दी से ये कर सकूँ। तो मुझे याद है कि मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि वर्णमाला लेकर के आओ, मतलब बोर्ड ऑफ द अल्फ़ाबेट, जो कि अब मेरा एक मेन तरीका बन गया है कि स्पीच सीखनी है तो आप क ख ग घ व त थ द ध न नहीं, क ख ख ख ख क ख क क ख त थ थ त थ त ध ध ध ध ध ध ढ ढ ढ। इरेगुलरली आप त थ द ध न नहीं, उल्टा भी पढ़िए, जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1, तो उल्टा भी पढ़िए। तो इसी तरह से क ख ग घ व ख ग क पर आइए। और उसके बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में जब गया तो त्रिपुरारी शरण जब डायरेक्टर थे, तो एक बोर्ड बनवाया था कंप्यूटर वाला कि अक्षरों पर बल्ब लगा दीजिए और ये प्रैक्टिस ये करना है कि जैसे ये क ता ता, तो सीक्वेंस में अक्षर नहीं आएंगे, क्योंकि शब्दों में सीक्वेंस में थोड़ी आते हैं। शब्दों में तो किसी भी सीक्वेंस में वर्णमाला आती है,
जो अल्फ़ाबेट है, जो कॉन्सोनेंट है, स्वर तो आसान है, लेकिन आप व्यंजनों को पकड़िए, ट ठ ट ठ ठ ट ठ ट ठ ट ड ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ, तो ये जब तक आप व्यंजन पर काबू नहीं पाएंगे, आप सभ्यता पर काबू कैसे पा सकते हैं? क्योंकि सभ्यता तो उदित व्यंजन होने के बाद हुई है। जब तक मात्र स्वर था, आदमी सिर्फ जानवर था, और व्यंजन किसी जानवर के पास अभी भी नहीं है। इसको बजू भाई थोड़ा और खोल के बता दें दर्शकों के लिए। जैसे ओ आ ई ई उ ओ आ उ ओ आ, ये सब क्या है? स्वर है। क सिर्फ स्वर नहीं है, क में अ है लेकिन क है, कका। तो उससे एक आकार दूसरा बनता है जो सिर्फ भाव ही नहीं, एक दूसरे चित्र को भी दिखाता है। तो चित्र को या एक एक्सपीरियंस को इन्फॉर्म या डिस्क्राइब करने का जो आपका आधार है वो कॉन्सोनेंट है, जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट जब आया, उसके बाद तो सभ्यता का विकास हुआ है, तब तो भाषा बनी है। उसके पहले जो कुछ था वह तो स्वर ही स्वर था, कू का ओ हा ओ आओ आओ, इसके अलावा क्या था? व्यंजन आया तब ना भाषा बनी है, और जब भाषा बनी है तब विज्ञान, गणित, साहित्य, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। और ये जो कंप्यूटर वगैरह बना है, अगर ये व्यंजन ना आया होता तो बनता कहाँ? अब अगर बात क्लियर हुई हो तो ठीक है, वरना और आगे बात करते हैं।